अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी फ्राइडे। इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान नॉट द गोल। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है अगर समझने वाले समझें कि अगर आपका प्लान जो आपने प्लान किया हुआ है और अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा तो आप अपने प्लान को चेंज करें, उसकी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, बजाय इसके कि अपने गोल से ही पीछे हट जाएं कि आपका जो गोल है जिसको आपने अचीव करना है वो आप ना अचीव कर सकें। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर एक प्लान बनाते हैं एंड दे आर ऑन दैट पाथ तो वो समझते हैं कि यार इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये सोचने की बात होती है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें, आप लोगों से पूछें या आप खुद इवैल्यूएट करें कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ इस प्लान में गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैं ये गोल अचीव नहीं कर सकता। इसी तरह वी हैव सो मच टैलेंट इन पाकिस्तान एंड टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास डिफरेंट तरीके का टैलेंट है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं या लोग होते हैं उनमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर छुपा हुआ होता है। तो अपने टैलेंट को खुद अपने डिस्कवर करना होता है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्ट्रैटेजी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा वो क्या करते हैं कि वो मायूस हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है यार ये तो मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रही चीज़ तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई गोल है, आपने कुछ अचीव करना है, आपने अगर कोई ट्रायम्फ्स हैं जो आपकी ज़िंदगी के आपने प्लान किए हुए दैट आई नीड टू अचीव देम, देन यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज़। अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें। देखें अल्लाह ताला कैसे आपकी मदद करते हैं। आज हम टैलेंट पे बात करने वाले हैं कि हमारे यहाँ बहुत राइजिंग टैलेंट है जिसको हम किसी ना तरीके से ये भी कहा जाता है कि देखें वो बात करनी चाहिए जो हमारे माशरे में हो रहा है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है कि हम किसी टैलेंटेड को देखते हैं लेकिन अगर कोई सिफारशी आ जाता है या कोई ऐसा इंसान है जिसकी कोई थोड़ी सी लॉबीज़ हैं या दोस्तियाँ हैं तो दे विल गेट मोर वर्क देन अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। और इसमें एक और चीज़ भी है। कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी कि आप कितने भी टैलेंटेड हो और हम हमेशा एक ब्लेम करते हैं, हम अक्सर ये बात भी करते हैं, पहले मैं भी सॉरी ऐसा सोचती थी कि शायद यार लॉबीज़ बनी हुई हैं और लोग काम जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनसे उनकी दोस्तियाँ होती हैं। ये एक फैक्टर है बट देयर इज़ वन मोर फैक्टर दैट्स समथिंग जो आप नहीं कर सकते उसको इग्नोर और आपको एक्सेप्ट करना ही है द वे इट इज़ कि आपकी किस्मत बहुत बड़ा रोल अदा करती है, बहुत बड़ा रोल है उसका आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स हासिल करने में या आपकी ज़िंदगी को ग्रो करने में। हम देखते हैं कि लक जो है ना वो सबसे ज़्यादा काम आती है आपके, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो प्लान किया हुआ है और अल्लाह ने जो आपकी किस्मत लिख दी है। ठीक है, दुआएं किस्मत ज़रूर बदलती हैं, दुआएं बहुत सी चीज़ें बदल देती हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है वो तो आपको मिलना ही है और इसमें किस्मत बहुत बड़ा हाथ जो है उसका है। तो आप लगे रहें, मेहनत करते रहें और प्लान्स बनाते रहें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अगर आपकी लक अच्छी है आप अपनी लक के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी किस्मत को बेहतर कर दे, अल्लाह ताला इस चीज़ को मेरे लिए बेहतर करके मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दे। बहुत हर चीज़ का ना करने का भी एक तरीका होता है। अल्लाह ताला ने आपको बताया हुआ है कि मुझसे मांगो लेकिन ज़िद ना करो, तो ज़िद छोड़ दें। आपको अल्लाह ताला से बस ये दुआ करनी कि अल्लाह मियाँ इसको मेरे लिए बेहतर करके मेरी ज़िंदगी में शामिल करे। इस तरह दुआ मांगें बजाय इसके कि हम इस तरह दुआ मांगें नहीं नहीं मुझे चाहिए। बच्चा भी जब माँ से कुछ ज़िद करता है तो जो उसके लिए बेहतर नहीं होता माएँ नहीं उसको देती, पेरेंट्स उसको नहीं देते। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर है वही हमें मिलेगा, लेकिन हम अपने गोल को अचीव करने में कहीं भी पीछे ना हटें और कोशिश करते रहें। आज हम नए टैलेंट पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे टैलेंटेड ख़वातीन होंगी और राइजिंग टैलेंट है जो काम भी करा है और पढ़ा भी है, एक्टिंग पढ़ी है, सब कुछ किया है, सिंगर्स भी होंगे, उनसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाऊंगी ज़ैनब फातिमा जो कि डिजिटल मार्केटर हैं एंड फैशन मॉडल एंड एक्ट्रेस है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू जी। तो ज़ैनब ये डिजिटल मार्केटिंग एंड फैशन एंड मॉडलिंग एक्ट्रेस ये कैसे इतना सब कुछ साथ साथ? स्टार्टर मेरा जो था वो एज अ डिजिटल मार्केटर था। ठीक है। मैंने जॉब करियर अपना वहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है। और उसके बाद से फिर
कुछ काम वहाँ से होता गया, मार्केटिंग मीडिया रिलेटेड चीज़ें होती गई वहाँ से। तो आपने सोचा कि मैं क्यों नहीं, या किसी ने आपको बताया कि यू आर टैलेंटेड और आप कर सकती हैं? लकीली आप कह सकती हैं मेरा फेस थोड़ा सा फोटोजेनिक है। नहीं, आप वैसे भी प्यारी हैं। Thank you so फोटोजेनिक तो होते हैं लोग, लेकिन सामने से भी प्यारा होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। इस वजह से कुछ ऑफर्स आई तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, व्हाई नॉट अवेलिंग द ऑफर्स। हाँ बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि मीडिया से रिलेटेड काम था, मार्केटिंग थी। अच्छा, मार्केटिंग इजी है या एक्टिंग इजी है? मार्केटिंग अगर जो उसमें चैंपियन हो जाते हैं तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ा गेम हाँ, है। हाँ। उनके लिए तो बहुत बढ़िया, मतलब आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। हाँ। उसमें आपको बहुत फोकस करके चीज़ें करनी पड़ती हैं। बज़ाहिर लग रहा होता है कैमरे के आगे आकर एक्टिंग करना बहुत आसान काम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मैंने इस चीज़ में स्टेप इन किया तो मुझे खुद अपना फर्स्ट सीन देखकर लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। हाँ। मैं इससे बहुत बेहतर कर सकती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि हम ड्रामा देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता उसके पीछे कितने सीन्स होते हैं और वो किस तरीके से बहुत मेहनत है भाई, बहुत एक सीन के ऊपर कितने मतलब शॉट्स बन रहे होते हैं। जब मैंने खुद इस चीज़ में काम किया तो मैंने कहा नहीं, इतना आसान काम नहीं है जितना आसान लोगों को लग रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल, ये हमारे देखने वालों को लग रहा होता है कि बड़ी आसान जिंदगी है इन लोगों की, ये तो बड़ा आराम से बैठे होते होंगे। बिल्कुल। सुबह से जो काम शुरू होता है रात 11 बज जाते हैं और इतनी मेहनत होती है। और मैं समझती हूँ जो भी हमारे बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और एक मकाम हासिल किया है, वो ऐसे नहीं हासिल किया, बहुत मुश्किल होती है। अपनी एक एक चीज़ का ख्याल रखना, अपनी लुक्स का ख्याल रखना। मैंने कुछ लोगों के साथ जो भी काम किया है और उन्होंने अपनी लुक्स पे, अपनी चीज़ों पे इतना ध्यान दिया। हम शुरू में ध्यान नहीं देते थे, मैं तो ख़ास तौर पे नहीं देती थी, लेकिन मैंने समझा कि यार ये भी एक अगर आपकी लगन होगी तो आप आगे बढ़ सकते हो, वरना नहीं बढ़ सकते। इवन कि एक म्यूट सीन के अंदर भी आपको अपने एक्सप्रेशन से वो पूरा सीन प्ले करना पड़ता है। तो वो मतलब बज़ाहिर बहुत आसान काम लग रहा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसमें बहुत हर चीज़ में मेहनत होती है और जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस चीज़ को ऑब्वियसली सफ़ा करते हैं, समझते हैं कि फिर उसको किस तरीके से डिलीवर करना है। अगर आप प्रेफर क्या करती हो, मॉडलिंग या एक्टिंग? मैं प्रेफर एक्टिंग को करूँगी। एक्टिंग करती, किस किस्म के रोल्स करना? मेरा शौक था, मुझे शौक था रैंप पे वॉक करने का। ये मेरा पर्सनल शौक था कि मैं देखती थी बहुत फैशन शोज, तो मैं कहती थी मैं भी ऐसे वॉक करूँगी ना। मतलब की फिर मैंने बिल्कुल की। मेरा जो फर्स्ट रैंप एज ए स्टार्टर था फ्रेशर, वो विद द ब्रांड ऑफ इजी कलर था। अच्छा। और उन्होंने जो मेरा हेयर डू करा था वो बिल्कुल रेड हेयर्स करे थे। अच्छा। और मैं जब उन्होंने मुझे किया वहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई थी कि मतलब रेड हेयर्स कर दिया, पूरा हेड रेड कर दिया उन्होंने, ये क्या किया उन्होंने। देख के मैं बहुत परेशान। सूट तो किया होगा वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बहरहाल उनकी ओनर बहुत ही अच्छी थी और उनका अपना ये था कि जस्ट वेट एंड वॉच, यू गोना रॉक ऑन द फ्लोर। हाँ, ठीक ये उनका स्टेटमेंट था कि आपने कुछ नहीं बोलना है, आपने परेशान नहीं होना है, आपने जब फ्लोर पे जाना है ना, जब अपने आप को देखना है। और वाकई में जब मैं मिरर के आगे आई थी तो वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस उनका था कि उन्होंने जो चीज़ मेरे, उनको पता होता है देखो, बिल्कुल मेरे कट के ऊपर वो चीज़ कैसे सूट करेगी, उस पर क्या हेयर कट देना है, उस पर क्या हेयर डू देना है, वो चीज़ वाकई में जो निकल कर आई थी तो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। जब हम कभी कभी देख रहे होते हैं ना, डिज़ाइनर्स कुछ अजीब कपड़े भी बना लेते हैं, लेकिन वो वाकई जब बन के कोई मॉडल पहनती है या देखने में जब रैम्प्स पे आप देखते हो तो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ऐसे तो नहीं उन्होंने पढ़ा होता और सब कुछ किया होता। अच्छा, आपको क्या लगता है लक कितनी काम आती है फील्ड में हमारी, या किसी भी फील्ड में? लक बहुत मैटर करती है। आपकी मेहनत होती है अपनी जगह, लेकिन जब लक आपकी होती है तो वो दोनों चीज़ें मिलकर आपको एक बहुत शाइनिंग स्टार बनाती है। बिल्कुल शाइनिंग स्टार बनाती हैं। तो ये है कि ये नहीं कह सकते कि नहीं लक नहीं होती है कुछ भी, बस इंसान सिर्फ मेहनत करता रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। पर अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की कि अगर आपका प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा तो आपको प्लान चेंज करना चाहिए, स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, या गोल को छोड़ देना चाहिए कि मैंने इसके पीछे जाना ही नहीं। अब आप क्या करती हो? नहीं, गोल तो खैर नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को किसी भी हालत में। हाँ। चाहे कुछ भी, कितने भी फेलियर्स हों, और इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अगर आपको फेलियर्स फेस नहीं करने पड़ेंगे तो फिर आप कभी भी उस अचीवमेंट का मजा नहीं ले सकोगे। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि थोड़ी आपको ना स्ट्रगल से ही चीज़ मिलनी चाहिए, देन यू वैल्यू इट मोर। आप उसको और उन मोमेंट्स को आप ज़्यादा चेरिश करते हो बजाय इसके कि हर चीज़ आपको आराम से प्लेट में मिल जाए। तो फिर आपको देखिए ना, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जल्दी फेम मिल गया। अब वो ये सोचते हैं अब क्या करना है, अब आगे क्या है। तो ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही चलनी चाहिए, थोड़ी सी एब एंड फ्लोज के साथ, कि आपको
पता हो कि आज मुझे ये मिलेगा, कल पता नहीं शायद ये ना हो, अब मुझे कल इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मुझे लगता है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी की। मैं अपने लिए सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, रुक रुक के मिल रहा है ना, चलो मुझे कम से कम दुआ करने में मार्जिन तो है मेरे पास कि मैंने ये अल्लाह से मांगना है, मैंने ये मांगना है, और सब कुछ मिल जाए तो क्या मांगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखो। Exactly. तो आप बहुत खुश रहोगे। हाँ। आप अपने से ऊपर के लोगों को देखोगे तो फिर आप अपनी उन चीज़ों का मज़ा नहीं ले सकोगे जो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने दी है। और यही ज़िंदगी है मेरे ख्याल से, यही लाइफ है कि आपको यही देखना चाहिए कि आपसे जिनके पास ये चीज़ नहीं है। और कभी कभी हम ग्रांटेड भी लेने लगते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को। जैसे मैं बहुत ओपनली ये बात बताती हूँ कि जब मैंने बहुत पहले ज़िंदगी में मॉर्निंग शो शुरू किया था तो मैं थक जाती थी और मैं कहती थी मुझे नहीं अब करना, मुझे ये नहीं करना, मैं थक गई हूँ, मैं हर वक्त बोलती थी। तो जब वो गया तो मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रेस में चली गई कि मेरा एक काम था, क्योंकि मैं सुबह उठती थी, जॉब पहले भी करती थी। तो मैंने कहा ये तो अल्लाह ताला से कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, जो है उसको अच्छे से कर लेना चाहिए। ऐसे ही। अच्छा, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट भी करती हो साथ साथ? टाइम मैनेजमेंट ऐसे होती हैं, कुछ चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली विदाउट प्लानिंग अगर आप करते हो तो फिर बहुत मैसअप होता है। तो थोड़ा सा प्लान आउट करना पड़ता है। शूट्स में तो वैसे कोई टाइमिंग्स होते नहीं है। और जब मैं जॉब करती थी तो ये था कि 9 to 5 का एक टाइम होता था, उसमें मैंने जॉब करनी है, आना है, फिर मैंने घर देखना है, तो इस तरह की रूटीन थी। अच्छा, टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न होता है या उसको पॉलिश कर करके आपका टैलेंट जो है वो बाहर आ जाता है? देखिए, इनबॉर्न तो अल्लाह मियाँ ने सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी एक स्पेशल क्वालिटी रखी है कि वो दूसरे से डिफर है। बिल्कुल। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो सब एक जैसे हैं, नहीं। अगर अल्लाह ने किसी को बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी दी है तो किसी को सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी दी होती है। कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, कोई बहुत अच्छा लिसनर है, कोई बहुत अच्छा अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाता है। हाँ। तो मतलब हर किसी के अंदर एक क्वालिटी होती है। लेकिन हाँ, अब आप उसको कहें कि बस क्वालिटी ही है, हमने तो कुछ करना ही नहीं है, तो ऐसे वो हाथ में हाथ डाल के तो ऐसा नहीं हो सकते। आपको उसको पॉलिश भी करना है, आपको उसको एनहेंस भी करना है, तभी वो स्पार्क होगा और वो फिर नजर आएगा। सही, बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता था आपके अंदर मॉडलिंग ज़्यादा अच्छी आप कर लेती हूँ या एक्टिंग? अगर सुनने में क्या आता है, लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं यही अभी कहने वाली थी कि सुनने के अगर रिव्यूज़ मैं लोगों के लूँ तो उसमें मुझे लोगों ने कहा था कि तुम मॉडलिंग करती हो, तुम मॉडल हो, यू लुक लाइक अ मॉडल। तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट बहुत लोगों से सुना। तो मैंने कहा क्यों नहीं, जब मुझे ऑफर मिली तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आई एम अ मॉडल। तो मैंने इसीलिए इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस भी करा कि चलो ठीक है, अगर करियर स्टार्ट करना है और फिर अप्रोचेस भी अगर आपको आ रही हैं तो यहाँ से करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ जो पहला एक प्रोफेशन, जो उनका फर्स्ट प्रोफेशन होता है, जैसे आपका डिजिटल मार्केटर था, तो घर वालों ने कोई कुछ कहा नहीं कि एकदम से स्विच कर रही हो? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम एक और प्यारी सी गेस्ट ने ज्वाइन किया है, सनोबर सिद्दीकी, जो कि नापा अलुमनाई में हैं, एक्टर हैं, ऑल्सो वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड डबिंग आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप मुझे ये बता दें कि आप अपने बालों में क्या लगाती हैं? ये जेनेटिक्स हैं या ये इतनी अच्छे लंबे माशाल्लाह माशाल्लाह आपके बाल हैं? हम तरस गए लंबे, इतने लंबे बाल तो बहुत मुश्किल है होना, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंडली ये जेनेटिक है। हाँ, नानू का, मम्मा सबके का, बाल सबके। हाँ। तो कोई तेल शेल कुछ नहीं लगाते? नहीं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, हम भी लगाते कोकोनट ऑयल, तो हमारे तो ऐसे नहीं बढ़ रहे होते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप नापा से पढ़ी हुई हो? हाँ। और ये शौक कैसे हुआ कि नापा पढ़ना है और एक्टिंग सीखनी है? थ्रू आउट अगर स्कूल जर्नी में भी मुझे फेशियल एक्सप्रेशन से खेलने का बहुत शौक था। अच्छा। मिरर के सामने डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बनाना एंड ऑल्सो डिबेट। तो बस ऐसे ही एक दफ़ा चांस मिला। हाँ। स्कूल में ही, और फिर उसके बाद नहीं, लेकिन यूजुअली हम देखें ना, वो डिजिटल मार्केटर थी, मैं होस्ट थी, तो हमने एक्टिंग शुरू कर दी साथ साथ। लेकिन अगर एक्टिंग को पढ़ा जाए तो उस इंसान का शौक जो होता है ना, वो वाकई पैशन होता है कि उसको पढ़ के आना। क्योंकि नापा के स्टूडेंट्स से तो वैसे ही एक्टिंग साथ करते हुए डर ही लग रहा होता है। ऐसा है, लोग हो जाते हैं थोड़े से
कि तो नापा से पढ़ी हुई है और ये ज़्यादा अच्छा कर लेंगी। और उनका ये भी होता है ना कि हाँ ये तो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं और इन लोगों को तो आता ही है, एक्टिंग के हर एक्सप्रेशन पता है। हाँ लेकिन आपको लगता है कि अगर कुछ आपने अभी तक जितना काम किया है कि कुछ लोग नापा से ना पढ़ के भी बहुत अच्छी, ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ चुनिंदा लोग हैं हाँ। जो कि कर रहे हैं एक्टिंग, लेकिन स्टिल जो नेपियंस हैं हाँ। हम लोग पढ़ लिख कर भी और इतने साल देकर भी एक्टिंग को, थिएटर को और वो जो चीज़ अचीव करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो आपको क्या, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि गोल्स आपके कभी नहीं छोड़ने चाहिए, आपको प्लान्स चेंज कर देने चाहिए इफ द प्लान इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने प्लान बनाया। अब आपने कहा कि हम नहीं अचीव कर रहे, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मीडियम में एक्ट्रेसेस एक्टर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और उसी के हिसाब से जो है वो डिमांड्स, उसी के हिसाब से चीज़ें चलने लग गई हैं, तो फिर हम लोगों को ना कहीं नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ओह, आपको लग रहा है कि ये एक तरह से जो हमारा टीवी मीडियम है वो आप लोगों को नेगलेक्ट करता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, नॉट प्रॉपरली बट पर मुझे ऐसा ये भी लगता है कि इसमें लक का भी बहुत काम है, जो अभी हम दोनों बात कर रहे थे कि आपकी किस्मत। लेकिन बहुत सारे लोग जो नेपा से नहीं पढ़े हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा फेवर दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक ट्रेनिंग लेकर के, ट्रेनिंग के बाद से वो एक्टिंग फील्ड में आते हैं, तो उनको तो ज़्यादा फेवर मिलती है। हाँ। कि आप क्योंकि पढ़कर आए हो तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाँ। बनस्बत आपको लगा ऐसा है कि सच कह रही है? नहीं, हमें ऐसा कोई फेवर नहीं मिलता, सच कोई भी। अच्छा, हाँ, मतलब वैसे एक बात तो है, मैंने बहुत ही कम जितने भी नापा ग्रेजुएट्स हैं उनको कम ही देखा है कि उनको ज़्यादा काम। और एक और वजह भी है, एक दो नापा लोगों से मैं मिली, दे थिंक दे नो एवरीथिंग, उनको लगता है उनको हर चीज़ पता है, तो वो जब सेट्स पे होते हैं ना तो वो डायरेक्टर को भी डायरेक्शंस देने लग जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है ना कि यार इनकी डायरेक्शन सही नहीं है, नहीं ये बंदा एक्सप्रेशन सही नहीं दे रहा, उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। कुछ हो सकते हैं जैसे कि टीवी में ऑलरेडी जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा है, तो आई थिंक जो पढ़ के निकला है और उसको वो अगर जाएगा और चीज़ें फेस करेगा और उसको लगेगा कि तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये चीज़ें यार, और यहाँ पर अच्छा, ये चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई इंसान टैलेंटेड है, ठीक है, तो उसे कैसे पता चले या वो कैसे अपने टैलेंट को डिस्कवर करे? आजकल तो थ्रू टू सोशल मीडिया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें पता ही चल जाता है कि हाँ जी हम टिकटॉक बना के पता चल जाए कि हम अच्छे, व्हाटएवर आप देख लें कि एक्चुअली कि टिकटॉक से कितने ही आर्टिस्ट जो हैं वो सामने आए हैं और अब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इवेंचुअली हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं मुझे लगता है कि टिकटॉक पे एक्टिंग देख के किसी को सिलेक्ट करना is not right. Exactly. Because जब आप कुछ लोगों को देखते हैं जो बहुत टिकटॉक पे या इन जगहों पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी सी बहुत वीडियोस बना रहे होते हैं, जब वो दो डायलॉग्स उनको बोलने पड़ते हैं सामने आके तो दे गो ब्लैंक, बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि टिकटॉक में तो सिर्फ आपका एक कैमरा आपको देख रहा है और आप सामने बैठे हैं। 15-30 seconds just one eye is capturing you and it's you and your camera. बट जब आप एक्टर की तरह आते हो और एक सेट पे आते हो तब आपको पूरी टीम, दो कैमरा और हर चीज़ आपको, लाइट, ये वो, तो आई थिंक आप अपना कॉन्फिडेंस वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर देते हो, तो वो एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप, मेरा नहीं ख्याल के कंपटीशन इस तरह का है, लेकिन येस आप सही कह रही हैं कि जब इसमें आते हैं, आप नापा से आते हैं, तो नापा में, तो मुझे पता है नापा की स्टडीज़ कितने साल की हैं? 4 years की, और आपने कंप्लीट कर ली, तो आप अलुमनाई में भी आ गए हो, तो क्या व्हाट डज अलुमनाई डू? देयर जस्ट इन द अलुमनाई, या वो आते हैं कि कुछ लेक्चर्स देने या हेल्प आउट करने? हाँ, लेक्चर्स देने, जो हमारे सीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी डायरेक्ट भी कर रहे हैं, टीच भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, तो वो उनकी स्पेशली क्लासेस भी होती हैं।
कभी आपने सोचा कि मैं भी कोई स्कूल ऐसा ज्वाइन करूं एक्टिंग के लिए? अभी नेक्स्ट इनसे ये सवाल करने वाली थी कि मैं तो देखें इस फील्ड में बाय लकीली आ गई, क्योंकि मुझे ऑफर्स मिली, मैं बाय डिफॉल्ट आ गई, कह सकती हैं आप। बाय डिफॉल्ट आ गई, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये चीज़ पूछते हैं ना कि हमें अगर इसका स्टार्ट करना है अपने इस करियर का, या हम एक्टिंग या मॉडलिंग फील्ड में अगर हम आना चाह रहे हैं, तो हम अपना स्टार्ट कहाँ से करें? तो मैं चाहूँगी, क्योंकि आपने एज अ प्रोफेशनल इसको लिज्म के साथ पूरा कंटिन्यू करा, स्टडीज़ अपनी स्टार्ट करी और फिर उसको कंप्लीट करके आप इस करियर में आई, तो आप उन लोगों को ये बताएं कि उनको अपना करियर अगर स्टार्ट करना है तो किस तरीके से करें, क्या करें वो? प्रॉपर किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर लाइक आपका पैशन है, हाँ, तो आप उसको प्रॉपर स्टडी करो। हाँ, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आता है और आप एक्टिंग की तरफ आते हैं, पहले तो आप शौकिया लोग खुद शुरू कर देते हैं ना, लेकिन आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जब आप समझने लगते हो ना कैरेक्टर्स को, और जैसे मैं आज कल से मेरा एक शूट शुरू हुआ है जिसमें मुझे साड़ियाँ पहननी, आई एम प्लेइंग अ स्टेप मॉम। अहद रज़ा मीर के जो छोटे भाई हैं अदनान रज़ा मीर, उनकी मैं स्टेप मदर हूँ। सो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी उस बच्चे में कल देखी, कल मेरे उसके साथ पहले 2-4 सीन्स थे, दैट ही इज़ स्ट्रगलिंग विद उर्दू, थोड़ा सा उर्दू के साथ स्ट्रगल करे, बट हम लोग ये सोच रहे थे कि वो इतना पैशनेट है अपने एक रोल के बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में कि अपनी लुक्स को लेके, एंड उसके साथ साथ व्हेन वी वर डूइंग द सीन, तो आई थिंक मैं और अदनान जाफर थोड़ी थोड़ी उसमें से इंग्लिश बोल रहे थे, वो बच्चा बहुत कॉन्सेंट्रेट करके उर्दू ही सेंटेंसेस बोल रहा था। ही कुड हैव ईजिली स्पोक इंग्लिश, लेकिन उसने कहा नहीं, अगर मेरा उर्दू स्क्रिप्ट है तो मैं उर्दू ही बोलूँगा। तो मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि वो तो एक कहते हैं ना नेपोटिज्म है, हाँ, नेपो किड है, तो वो करेगा, उसको क्या कुछ भी कर लेगा, बट जिस तरह वो मेहनत कर रहा था और जैसे वो अपनी लुक्स पे काम कर रहा था और अपनी स्क्रिप्ट को जैसे वो पढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपने कैरेक्टर को जब समझने लग जाते हैं और आपको पैशन होता है एक्टिंग का। ऐसे भी लोग हैं जो बस आते हैं और कहते हैं बस हम टीवी पे आ जाएं, या हम एक रोल में आ जाएं और उसमें हम नखरे भी करने लग जाएं ना। एक सबसे बड़ी बात है कि आपकी जब ग्रो करने का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो ये है कि अपने आप को आपने हम्बल रखना है और सीखना है। बिल्कुल, आपका लर्निंग फेज कभी भी खत्म नहीं होता, और जिस दिन वो खत्म हो गया ना, उस दिन मैं कहती हूँ इंसान वहाँ खत्म हो गया। हाँ, क्या ड्रीम रोल्स क्या हैं आप दोनों के? क्या सोचा होता ना कि यार मैं इस जैसा कोई रोल कर लूँ या मैं ये रोल कर लूँ? ऑन स्क्रीन अगर मैं अपने आप को देखूंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक बहुत अच्छी एक्टर बनूँ, जैसे कि बहुत सारे हैं। ठीक है, सही, लेकिन कोई ऐसे रोल्स जो दिमाग में रखे हों कि मैंने नेगेटिव ज़्यादा करना है या मैंने पॉजिटिव करना है? मैंने नेगेटिव ही करे हैं ज़्यादातर। अच्छा, अब तक अभी तक जो मैंने काम करा है, और मुझे अप्रोचेस भी नेगेटिव की ही आती हैं, क्योंकि उसमें मेरे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं। एक्सप्रेशंस अच्छे आते हैं, और शुरू में आपको देखने के लिए कि आप कितना मार्जिन, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव एक्टिंग से ही पता चलता है ये एक्टर कर सकता है काम या नहीं कर सकता। नेगेटिव एक्ट करने में बहुत मार्जिन होता है, एक्सप्रेशन से खेलने में, कैरेक्टर से खेलने में, लुक्स पे खेलने में। तो वो लाइक अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो यू लव कि मुझे मिले नेगेटिव, कभी ना कभी तो मिले, क्योंकि आप जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो एक थ्रू आउट उनकी जर्नी होती है कि वो पॉजिटिव कर रहे हैं, एंड सडनली एक ऐसा मोमेंट आता है कि एक टर्निंग पॉइंट, उनको कोई ऐसा करेक्टर मिलता है नेगेटिव, और वो ऐसा क्लिक होता है जो अब तक उनकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव जो करेक्टर्स किए हैं वो क्लिक नहीं कर पा रहे हो। तो सिर्फ इसी वजह से कि वो ज्यादा इनहैंसिंग होता है। थिएटर के लिए कितनी आपको रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं? बहुत रिहर्सल्स करनी पड़ती है, और आपको वहीं ऑडियंस से भी पता चल जाता है कि आपका काम अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। और वो जो जॉय है, वो जो फीलिंग्स हैं, हाँ, एक तो आपको 2 to 3 मंथ्स डिपेंड करता है कि आप थिएटर कौन सा कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं, वो बहरहाल उसमें आपको 2 से 3 महीने तो लाजमी लगते हैं। अच्छा, रिहर्सल्स में आपको हाँ रोज़ाना। अच्छा, और जहाँ तक लाइव ऑडियंस की बात है कि जब एक दफ़ा आप थिएटर कर लेते हैं ना, तो वो उसका जो चार्म होता है कि यहाँ जब हम आ गए स्टेज पर तो बस अब ये हमारा किंगडम है, अब ये हमारा किंगडम है। बिल्कुल। और वो फिर जो सामने से पजीराई मिल रही होती है, एप्रिसिएशन होती है। ओके, हमें छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमें दो और प्यारी सी गेस्ट ने ज्वाइन किया। दे आर सिस्टर्स, दे कॉल्ड साबरी सिस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सिंक्रोनाइज्ड हैं आप लोग, सलाम भी जवाब भी साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी साथ बुलाए, और अब गाना तो खैर आप लोग गाते ही साथ हैं जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि साबरी सिस्टर्स क्यों? साबरी सिस्टर्स क्योंकि हम एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम पीटीवी पे परफॉर्मेंस दी थी अपनी, तो मैं समन साबरी हूँ या नमता साबरी है, तो फिर हमें पीटीवी से नाम दिया साबरी सिस्टर्स। अच्छा, उन्होंने पीटीवी ने आपको नाम दिया साबरी सिस्टर्स जी। कितना अरसा हो गया आप लोगों को? बचपन से काम कर रही हूँ। बचपन से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं 10 साल की हूँ एज से। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रही मैं 10 साल की हूँ, मैं वही रुक गई। मैंने कहा मैंने गलत सुना है। 10 साल की थी तब से आप कर रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कभी हम, क्योंकि आज टैलेंट पे बात करें, कुछ टैलेंट्स जो हैं बड़ी देर से रिकग्नाइज होते हैं। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक तो शायद बिल्कुल ही नहीं पता चलता था। तो जब स्टार्ट किया था तो पीटीवी से ही किया था? स्टार्ट ये एक लंबी कहानी है, सुनाएं। लेकिन चलें आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। दरअसल हमारी फैमिलीज़ में इजाज़त नहीं है फ़ीमेल को आगे गाने की। ठीक है। तो ये आज जो कुछ भी है, हम ये मेरी अम्मी और मेरे बाबा की बदौलत है कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि हम ये लड़कियां हैं। हाँ। तो हम नात पढ़ते थे। अच्छा। नात ख़वानी से आगाज़ हुआ, तो जो मामा है हमारी वो हमें कॉम्पिटिशन्स में लेके जाया करती। मेहनत तो असल मामा की है। मेरी बेटियां हैं तो मैं इनको पीछे नहीं करूँगी, मैं आगे लेके बात है। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ऐसी फैमिली से होके कि जहाँ पर फीमेल को परमिशन नहीं है मगर हमें मिलती थी। देखो, और लोगों ने कुछ कहा नहीं? बहुत फैमिली ने कि क्या कर रहे हो, और अभी भी कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना काम करते हैं। हाँ। इतना फेमस होने के बावजूद कहते हैं कि क्यों करवा रहे हो? बहुत ज़्यादा कहता है। बिल्कुल, आप देखें वही वाली बात है ना कि अब जो लोग हैं, सब लोगों का अपना अपना एक नज़रिया होता है। हाँ। तो अब जब अच्छा मैं एक बात बताऊँ, आप लोगों की जो छाप है ना थोड़ी थोड़ी कैसी लग रही है मुझे इस वक्त? नूरा सिस्टर्स का पता है आपको? जी जी। नूरा सिस्टर्स में बिल्कुल यही है कि एक बहन आपकी तरह लग रही है, एक तरह बिल्कुल आपकी तरह लगती है और एक आपकी तरह लगती है, लेकिन वो जरा साइज ज्यादा है, आप कम है। अच्छा मैं इस बात, क्या आप लोग उनको थोड़ा सा वो नहीं करते? नहीं, मैं आपको वही क्लियर कर रही हूँ कि मतलब जहाँ जाते हैं वो हमें उनसे रिसेंबल करते हैं वॉइस में। लेकिन मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनकी एक अपना जॉनर है करने का। हाँ। हमारा एक अपना जॉनर है। इनफैक्ट वो हमसे बहुत अच्छा गाते हैं। हम इतना, मैंने तो गाने की बात ही अभी गाना सुना ही नहीं आपका। मैं सिर्फ आपकी जो पेरेंट्स है ना उनका भी ऐसा ही है। और वो मेरी बहुत फेवरेट हैं, पर अब उनका जो है वो ग्रुप टूट गया है, तो मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था, मेरी बकेट लिस्ट में था कि मैं कभी ज़िंदगी में उनको लाइव सुनूंगी जाके, और वो दोनों अब साथ नहीं गाती। अच्छा, जो मैंने इजाज़त की बात की, जैसे उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में इजाज़त नहीं थी, आपसे भी मैंने पूछा था जब हम ब्रेक पे चले गए थे, तो मुझे एकदम से रिकॉल हुआ जब डिजिटल मार्केटर कर रही थी, तो जब कहा कि मॉडलिंग करने लगी हूँ या एक्टिंग में तो बाद में आई ना, तो क्या घर वालों ने सपोर्ट किया या थोड़ा झिझके के नहीं? नहीं, फैमिली की तरफ से इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया। नहीं किया, क्योंकि मैं भी इनकी बात ये सुन रही थी, तो मैं भी नेक्स्ट बोलती है कि ऐसा हर किसी को फेस करने को मिलता है। हाँ। एक तो हम फीमेल्स हैं। हाँ। हमें वैसे ही बैक किया जाता है। हाँ। मीडिया फील्ड को वैसे ही बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले में जो है वो उसको बहुत पसंद नहीं करते हैं। सही। जो यहाँ नहीं का करते, बिल्कुल नहीं एक मीडियम लेवल के ऊपर कोई बुराई नहीं है, अच्छा काम होता है, अच्छी, ऐसा कोई नहीं है। इंडस्ट्री में बच्चियां अभी भी, हम जब हम सेट्स पे होते हैं, छोटी यंग लड़कियां आती हैं, उनका ख्याल भी किया जाता है। अब जबकि उनके पेरेंट्स भी साथ आ रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, बहुत ख्याल रखा जाता है। बड़े सीनियर एक्टर्स बड़ा ख्याल कर रहे होते हैं बहुत। अच्छा, तो कोई अब जरा सा हुआ कि नहीं करना? हाँ, पसंद नहीं किया गया, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन आपने कहा मैं करूँगी। थोड़ी सपोर्ट भी मिली, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फैमिली से। फादर तो मेरे हयात नहीं है। अच्छा, मदर हैं। मदर नाराज रही 2-3 महीने, बात नहीं करी। अच्छा, उन्होंने बात नहीं की? बात नहीं करी कि तुम क्यों इस फील्ड में जा रही हो और लोग अच्छा नहीं समझते हैं। फिर मैंने उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करी कि हर काम बुरा नहीं होता, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे लेकर जाते हो। अच्छा सनोबर, आपके साथ क्या रहा? क्योंकि आपने तो एक्टिंग पढ़ने का बोला। मुझे फुली सपोर्ट थी, मम्मा के साथ तरफ से भी और बाबा की तरफ से भी। और मेरे बाबा तो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। अच्छा। वो किसी भी टीवी आर्टिस्ट को देखते थे ना, कोई बहुत अच्छा काम कर रहे, तो वो बोलते थे ये मेरी बेटी आ रही है।
स्वीट। तो मुझे वहाँ से बहुत सपोर्ट मिली। हालांकि जो मेरा ददियाल है वो बहुत ज्यादा जो है वो मजहबी साइड पर है और वहाँ पर टीवी वीवी भी रही है, वहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता कि उनके घर आने की ददियाल सोचे, क्योंकि जो सरबरा होता है फैमिली का, वालिद साहब भी होते हैं और उनकी फैमिली से कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको तो मैं लेके चलना। बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे अपने बाबा की तरफ से बहुत सपोर्ट। वेरी गुड। ये सारे देखें जितनी भी यंग गर्ल्स हैं जिनके फादर्स हैं उनको जैसे अभी कल परसों हमारे शो पे एक लॉयर आई थी, तो उनके फादर उनको बार बार उठ के बता रहे थे कि अच्छा अब ये पॉइंट आएगा तो ये ऐसे बात करना। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा बेटा मैं इसके साथ, हालांकि ये लॉयर है और कोर्ट भी जाती है, मैं खुद भी लॉयर हूँ और मुझे पता है कि लड़कियाँ काम करती हैं, कोर्ट लॉयर्स का तो काम ऐसा है कि बिल्कुल लड़कों की तरह ही काम कर रही होती हैं। कहते हैं मैं बचपन से इसके स्कूल से लेके ट्यूशन से लेके हर चीज़ में मैंने पिक एंड ड्रॉप किया है और मैं साथ जाता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा। जिन फैमिलीज में इस तरह के सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, फिर वहाँ पर टैलेंट निकल कर आता है और फिर वहाँ उस चीज़ को कंसिडर भी नहीं करते हैं लोग, और फिर वो जो पॉलिश होकर आती है ना बाहर। हाँ, क्योंकि एक सपोर्ट होती है। बिल्कुल, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से कि फादर्स का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बेटियों के लिए खास तौर पे। माएँ करती हैं, माएँ तो करती हैं सपोर्ट, लेकिन कुछ माएँ होती हैं जो कहती हैं आने दो आज घर। हाँ। बताती हूँ जब माओ को कुछ ना मिल रहा हो ना कहने के लिए तो वो यही कहती हैं, मैं भी यही करती हूँ, अभी मैं बताती हूँ ज़रा डैडी को, लेकिन उनको पता है वहाँ से कुछ नहीं होने वाला। वो कहती हैं हाँ जाए बताएं। तो ये होता है, माओ को कहीं कहीं लगता है ना कि अच्छा मैंने तो ज़्यादा ही आज़ादी दे दी है तो ये कर लेती है। उस चीज़ की ज़रूरत रहती है, अगर वो चीज़ ना हो तो आपकी लाइफ में फिर मज़ा नहीं है। मसाला वो आपकी जो अम्मी की डांट और मार में है ना, वो कहीं नहीं मिलता। डिस्करेज करने वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं आपको ना, जगह जगह मिल जाते हैं, तनकीद करने वाले, आपको पुश करने वाले कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं और क्या कर रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कोई गोल है, ये कुछ अचीव करना है। हाँ। अच्छा, रियाज जब आप लोग करते हैं तो किस किस चीज़ का ख्याल रखना होता है? आपकी चाय आ गई है? अच्छा, सुबह चाय से ही स्टार्ट होती है? मैं तो चाय बिल्कुल नहीं पीती, तो कभी दिल करता है तो पी लेती हैं, वरना नहीं पीती। मुझे खास शौक नहीं है। नहीं, अगर आपने किसी शो पे जाना है, अपना प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए आपको गले की सूदिंग के लिए तो कुछ, उसके लिए जो हमारी जो अम्मी हैं वो हमें मेडिसिन्स पे हाथ भी नहीं रखने देती हैं। अरे वाह। वो कहती हैं कि जो देसी नुस्खे हैं बहुत अच्छे सारे वो करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो करवाती हैं, गर्म पानी की स्टीम होती है, उसमें हल्दी डाल के, और हम लोग एक चीज़ बहुत करते हैं, शहद में हम काली मिर्ची होती हैं उसका जो पाउडर होता है उसको मिला के हम रात में चाटते हैं। अच्छा। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगर्स करें या आर्टिस्ट, हर कोई कर सकता है। वो आपके अगर आपको हैवी हो रहा है कुछ या ऐसा कुछ प्रॉब्लम ड्राइनेस हो रही है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सही। तो मैं यही करती हूँ। और रियाज का तो ये है कि हम 24 घंटे ही करते रहते हैं। 24 घंटे रियाज घर में? गाने वाला रियाज, कोई सॉन्ग, कभी कोई कलाम उठा लिया, उसके साथ आपस में प्रैक्टिस करनी, मेहनत करनी, बस। मुश्किल लगा शुरू में? बहुत मेहनत करनी में। कोई उस्ताद आपके? हमारे जो उस्ताद हैं वो हमारे बड़े ही हैं, साबरी ब्रदर्स। अच्छा, ठीक है। और हमारे अम्मी बाबा हैं। वाह, क्या बात है। इसके अलावा रूहानी उस्ताद बीबी आबदा परवीन जी। अरे वाह। चलें, बस अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम साबरी सिस्टर्स से कुछ सुनेंगे भी। स्टे विद अस। Ali dum dum, Ali dum dum, Ali dum, Ali dum dum, Ali dum dum, Ali dum dum, Ali dum dum, dum dum, Ali dum dum, Mawla, Ali dum dum, Ali dum Mawla ji, Mawla.
यार दी गडोली भरदी सोने यार दी गडोली भरदी माही यार दी गडोली भरदी सोने यार दी गडोली भरदी एक आना कलू में डरदी एक मना कलू में डरदी माही यार दी गडोली अली 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 सोने यार दी गडोली भरदी माही यार दी गडोली भरदी भरदी सोने यार दी गडोली भरदी एक आना कलू में डरदी एक मना कलू में डरदी माही यार दी गडोली भरदी सोने यार दी गडोली भरदी भरदी माही यार दी गडोली भरदी सोने यार दी गडोली भरदी दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम अली अली दम दम अली दम दम अली दम दम ओ मियां ओ मौला ओ मियां पीर पीरा ओ पीर पीरा पीर पीरा हसरत पीरा ओ साईं पीर पीरा हसरत पीरा पीर पीरा हसरत पीरा ओ नाम नहीं आते टुटियां जंजीरां ओ नाम नहीं आते टुटियां जंजीरां मैं हर दम मलाला करदी मैं हर दम मलाला करदी माही यार दी गडोली भरदी भरदी सोने यार दी गडोली भरदी माही यार दी गडोली अली 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 माही यार दी गडोली भरदी एक आना कलू में डरदी एक माया कलू में डरदी माही यार दी गडोली भरदी सोने यार दी गडोली भरदी माही यार दी गडोली भरदी भरदी सोने यार दी गडोली भरदी ओ धूम चड़करा चड़करा धूम चड़करा चड़करा धूम चड़करा चड़करा धूम चड़करा साइया ना मेरी कक्कर वाली जी ने धूम चड़करा चड़करा 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 धूम चड़करा धूम चड़करा धूम चड़करा धूम चड़करा धूम चड़करा साइया ना मेरी कक्कर वाली जी चरखा वाली जी कक्कर वाली जी कक्कर वाली जी धूम चड़करा चड़करा धूम चड़करा धूम चड़करा धूम चड़करा चड़करा धूम चड़करा साइया ना मेरी कक्कर वाली जी धूम चड़करा साइया ना मेरी कक्कर वाली जी धूम चड़करा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो गूज बम्स हो रहे थे मैं जब सुन रही थी। तो ये यार मैं क्या बोलूँ, इतना ज़बरदस्त गाया आप लोगों ने। अच्छा, शोज़ जब प्लान हो रहे होते हैं या काम हो रहा होता है तो कौन डिसाइड करता है कि अच्छा ये करना है ये नहीं करना? आप? हम करते हैं। आप दोनों करते हो? दोनों मिलके करते हैं या सिर्फ दोनों मिलके भी करते हैं, एक पूरा टीम वर्क है। और रीटेक ज़्यादा कौन करता है? हाँ ये बात है ना, यही से होता है ज़्यादातर। यहीं से होता है। डांट पड़ती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि समन आप ही मुझसे 5 साल बड़ी हैं। माशाल्लाह, लग नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, तो मेरी सीनियर भी हैं, इनसे सीखती भी हूँ। हाँ, तो इनका अदब पहले है मेरे लिए।
और वैसे डांट सुनने के बाद ऐसा होता है कि अब मैं नहीं साथ गाऊंगी? बहुत बार होता है ऐसा। इनको समझाना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है, बेटा ये प्रोफेशन है। अक्सर तो ऐसा होता था कि फ्लाइट होती थी हमारी, हमें एयरपोर्ट जाना होता था और नाराजगियाँ हमारे, फिर घर वाले मजाक इतना, वो जहाज उड़ जाएगा और इनकी लड़ाइयाँ कभी खत्म, ऐसा बहुत होता है। और ये हर घर में होता है, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं। जो लोग कहते हैं ना हम लड़ते नहीं हैं, हम बड़े अच्छे, हर दुनिया में सेलिब्रिटीज बहन भाई भी लड़ते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत लड़ते हैं। और सच बात है। अच्छा ये मजे की बात बताई कि जहाज से पहले लड़ाई हो गई। ज्यादा नहीं लड़ती हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा होता है वहाँ पर। अच्छा घर में लाडली ज्यादा कौन है, आप या ये? हम 6 बहनें हैं। अच्छा, और 6 की 6 अपने बाबा की लाडली। क्या बात है, वेरी नाइस। और आप दोनों सिर्फ गाती हो? जी जी, गाते सब हैं। यार मैं कहती हूँ वैसे आपके घराने में जितना टैलेंट है ना, साबरी फैमिली में, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये सदका है मौला का। हम इसको सदका समझते हैं, मौला का सदका है और कुछ नहीं। हमारी कोई औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। मैं बस इतना समझती हूँ कि जिनका नाम हम ले रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी लहद में खुद सुनने आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने की। हमारी ये जो गेस्ट आई, इन्होंने भी आपसे भी फरमाइश की थी, वो हम ब्रेक पे जाने से पहले सुनेंगे। जी बिल्कुल। आप वॉइस ओवर्स भी करती हो? हाँ। तो ये अभी आपने बताया कि कार्टून वॉइस ओवर्स बहुत ज्यादा करती हो आप, या नॉर्मल ये टर्किश ड्रामास और कोरियन ड्रामास की भी करती हो? मैंने डबिंग भी की है। कोरियन की भी? कोरियंस नहीं की मैंने, फिलहाल मैंने ईरानी, टर्किश, इंग्लिश, हाँ ये सारे कंटेंट कर चुकी हूँ। अच्छा कार्टून वाली जो अभी आप हमें सुना रही थी, जो मेरा रिसेंटली ऑन है। अब खैर हमारी शायद अब वो बच्चे बड़े हो गए, तो अब वो कार्टून नेटवर्क से हम बिल्कुल जुदा हो चुके हैं। पहले तो होता था ना, पता होता था बच्चे को क्या लगा के देना है कार्टून के लिए, तो उर्दू कार्टून्स का भी पता होता था। मैं सोची थी शायद ये खत्म हो गए, अब उर्दू कार्टून्स नहीं आते। नहीं, ये रिसेंटली तो नहीं, खैर मैं तकरीबन 3 साल से कर रही हूँ कार्टून्स को, और जितना भी मैं कंटेंट कर चुकी हूँ डबिंग में एंड वॉइस ओवर्स में, उसमें सबसे मेरा फेवरेट और जो मजेदार, मतलब मजा आ जाता है करके, वो कार्टून्स है। और आप हर किसी की आवाज निकाल लेती हो? हाँ, काफी। अच्छा जैसे अभी आप एक कार्टून बता रही थी, हाँ। कौन सा था वो कार्टून? टिंकी एंड टिंकी। टिंकी, हाँ, टिंकू एंड टिंकी। टिंकू एंड टिंकी, तो उसमें आप दोनों बनी हो? मैं उसमें 4 वॉइसेस दे रही हूँ एट अ टाइम। टिंकू, टिंकी, तोकान एंड मम्मा। अच्छा 4 हैं ये, और चारों आप कर रही हो? मैं चारों में कर रही हूँ। अच्छा, अच्छे नोट छापती हो। ये भी एक देखें ना, ये हर काम का एक अपना, हर काम जो है ना, टैलेंट जो होता है वो इंसान के अंदर कैसे नजर आता है और उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू होती है, हमें नहीं पता होता। ऐसा ही। अच्छा जी, अगर ये ना हो तो कैसे टिंकू टिंकी और कोतान, तोकान और मामा। चलो अब सबसे पहले किसकी? टिंकी की सुन लेते हैं। टिंकी की सुन लेते, ओके। गले में खिच खिच अच्छी के आना भी, टिंकू भैया आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं मामा को कहूंगी। प्यारी वॉइस ओवर। अच्छा अब टिंकू तो क्यों, ये क्या है इसका कार्टून का मकसद क्या है? कि बच्चों को बताना कि खांसी नजला हो? नहीं, ये बेसिकली जब मैंने फर्स्ट ईपी की थी तो ये मेरा फेवरेट था, जिससे मैंने अपनी टोन पकड़ी थी कि तो मैं जब भी अपना स्टार्ट लेती हूँ टिंकी का, तो मैं ये वाली लाइन बोल कर लेती हूँ ताकि मैं उसी पिच पर रहूँ, उसी टोन में रहूँ। अच्छा, कभी नोट किया है बच्चों को कि बच्चे कैसे बोल रहे हैं, तो उसी वॉइस को फिर? हाँ, वो ऑब्जर्व, हाँ डेफिनेटली ऑब्जर्व करती हूँ, उसी ऑब्जर्वेशन से ही ये आवाज मैंने जो है वो अच्छा, अब टिंकू बहुत शरारती है। अच्छा, बहुत शरारती है। तो टिंकू का ना अपनी फैंडम है, वो अपने आप को हीरो समझता है, तो वो जब भी आता है ना वो कहता है आहा, तो कैसा लगा टिंकू का स्टाइल? और थोड़ा सा टिंकू, नहीं ये तो मेरा आइडिया है, मामा को सरप्राइज तो मैं ही दूंगा। यार दोनों में कितनी वेरिएशन है, क्या बात है। और अच्छा अब मामा तो नॉर्मल है, मामा नॉर्मली होती हैं, मामा नॉर्मल, ज्यादातर मामास नॉर्मली होती हैं, बच्चों को एबनॉर्मल रख रही होती है ना? या आप लोगों को भी लगती होंगी? माएँ सबको एबनॉर्मल लग रही होती हैं कि माँ बेटा नॉर्मल है मामा। शुक्र है आपने ये कहा नॉर्मल। मामा नॉर्मल सी है, प्यारी सी है मामा, तो वो ऐसे ही डांटती हैं। देखो टिंकू बेटा, ज्यादा दूर मत जाना वरना तुम परेशान हो जाओगे,
और तौकान। मामा नॉर्मल नहीं है, काफी मामा की वॉइस जो है ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। अच्छा, आई लव तौकान। तोता है, तोता है। तो तोते के लिए मैंने काफी सारे उनको वॉइसेस दी थी, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कुछ होना चाहिए कि एकदम से क्लिक करे, बच्चे को मजा आए ना सुन के उस आवाज में। तो मैंने फिर ये ट्राई किया था जिसमें मेरी आवाज चली जाती है, मैं आखिर में करती हूँ तौकान। अच्छा, टिंकू बर्बाद हो गया, टिंकू ने शीशा तोड़ दिया। ओह माय गॉड, तौकान। सो गुड यार। ये चारों एक ही एपिसोड रिकॉर्ड करना होता है, एक ही टाइम करना होता है। एग्जैक्टली, एट अ टाइम। नहीं, बट इट कीप्स चेंजिंग ना, कि कोई भी सामने आए उसकी जल्दी से आवाज निकालनी। नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, ये बता दो प्लीज, ये मुझे ऐसा होता है कि जब हम कोई भी ईपी करने स्टार्ट करते हैं तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं इस वाली आवाज में, अभी मेरा गला बिल्कुल सही है, तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टिंकू कर लेते हैं पहले। अच्छा, तो टिंकू बहुत एनर्जेटिक है ना, तो सारे टिंकू के कर पहले टिंकू के सारे डायलॉग्स हो जाएंगे, फिर हम टिंकी के सारे डायलॉग्स कर लेंगे, फिर मम्मा के कर लेंगे, और फिर एंड में तौकान पूरा कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको बहुत मोतबिर कोई आवाज निकालनी हो तो फिर वो किए हैं कभी, जैसे टर्किश ड्रामा? हाँ, टर्किश में किए हैं। उसके अलावा मैंने जो ईरानी कंटेंट किया था उसके अंदर मैंने बहुत ही एक बेस वाली जो आवाज़ होती है वो निकाली थी। अभी रिसेंटली मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं सोफिस्टिकेटेड कोई वोकल निकाले। हाँ, ये टैलेंट है, आप लोग भी कर सकते हैं वैसे गाना कर सकते हैं। मतलब बहुत ये सिंक करना उसके साथ बहुत मुश्किल काम है। कभी आप करना चाहेंगी? नहीं, मेरा बहुत शौक था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि इतनी वर्सेटैलिटी के साथ मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकूं। जैसे मैंने अभी देखा कि मतलब एक ही बंदी 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स की आवाज़ निकाल रही है। अच्छा, कोई ड्रीम रोल्स जो मैंने पहले भी पूछा था कि ये ऐसा रोल मैंने करना है, होता है ना, किसी को डॉक्टर बहुत अच्छा प्ले करना है, किसी को। मुझे पर्सनली मुझे जो है ना वो मुगल दौर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, या नवाब, मुगल आजम टाइप के कैरेक्टर, अनारकली टाइप, ये बोले ना हीरोइन बनना है उसमें। अनारकली में तो मुगल आजम में तो बहुत कुछ था, उसने तो दीवार में भी चुनवा दिया था, वो बन जाए। वैसे इनकी लुक भी थोड़ी अनारकली वाली आ रही है ना, वो थोड़ी सी जो उनमें अदायगी होती है, नज़ाकत होती है जुमलों में, जो उनके अदब वाला वो बहुत अट्रैक्ट करता है। भी करेगा, टाइनी सी है ना, बहुत डेलिकेट सी है शक्ल भी, तो अनारकली लुक भी आ रहा है ना, तो वो फिर मैच करेगा। आपका क्या ड्रीम रोल है? आपने कहा मैं बहुत से रोल्स कर जाती हूँ, मैं नेगेटिव कर रही हूँ, अब क्या सोचा है कि मैं क्या करूँ? मुझे नेगेटिव को ही थोड़ा कंटिन्यू करना है, मैं अभी पॉजिटिव की तरफ जाने के मूड में नहीं हूँ। मेरा ये है कि मैं इसको ही कंटिन्यू। चलें जी, अब हम सुन लेते हैं कुछ। अब फिर हमने अच्छा नहीं, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इनका कलाम सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना, छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे, मोसे नैना मिलाई के, ओ नैना
जबरदस्त, वेरी नाइस। हमारे बैंड ने भी बड़ा ज़बरदस्त बजाया, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त बजाया। मुझे एक बात बताएं कि ये अभी हमने आपको बताया था, तो ये पहले प्रैक्टिस की हुई थी गाने की? कि गाया था 7 साल पहले। 7 साल पहले वाला गाया? 7 साल, यस 7 साल पहले गाया मैंने। वो हंस पड़ी है, कोई अभी लड़ाई हो जाएगी। सीरियस, मैं ये ज्यादा परफॉर्मेंस में भी नहीं गाती। बहुत ये ज्यादातर परफॉर्मेंस में नहीं गाते, लेकिन अगर लाइव स्टेज हमारा खुद का मूड बन गया, ये मैंने गाया था आई थिंक मैं जब, लेकिन याद है 16 साल की थी या 17 साल की थी। ये मैंने जब बहुत गाया था। स्टिल आपको याद भी है, स्टिल इतनी खूबसूरत। अच्छा, आपकी मोहब्बत में गाती थी। जब कोक स्टूडियो करने लगी थी तो डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि मुझे अपने घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती है। हाय हाय। और मतलब ये तो बेटा ये सीख लो, अब कल को अपने घर भी जाना है। और मुझे घर दमाद बनाने का याद है, सुबह 12 बजे मुझे पहले बताओ, लड़का घर दमाद होएगा? घर दमाद होगा लड़का? नहीं ऐसा कोई भी सीन नहीं है, घर दमाद तो नहीं होगा। हाँ होगा, बहुत अच्छा सा होगा इंशाल्लाह। लेकिन वो कह रही हूं ना, घर की आदत नहीं है सोने की कहीं और। हाँ ये तो बहुत मुश्किल से बात पड़ेगी। तो मुझे मतलब कुछ मंथ, कुछ टाइम मुझे नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी ताकि मुझे नींद आ जाए। अच्छा, तो जब स्टूडियो करने लगी तो कहीं और जाना था आप लोगों ने? जाना तो कहीं नहीं था। पहले उन्होंने हमें लाहौर बुलाया था जुल्फी भाई ने, तो वहाँ पे ये रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद शूट कराची में हुआ है। अच्छा, पहले रिकॉर्डिंग के हाँ, तो वो शूट ऐसा था आमना, मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग सुबह 11 बजे सेट पे होते थे, सुबह 11 या 12 बजे सेट पे होते थे, 7 बजे, और दूसरे दिन हम सुबह 7 बजे वहाँ से आते। ओह, तो फिर नजर भी तो आया ना शूट। और जुल्फी भाई बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि मैं आपको बस आई थिंक इतना क्रेडिट जाता है उनको, बिल्कुल, क्योंकि जितना नए टैलेंट को डिस्कवर उन्होंने किया और प्लेटफॉर्म दिया है, किसी ने भी नहीं शायद किया था। इतना खूबसूरत तरीके से वो पेश करते हैं हर सिंगर को। और मुझे कुछ सालों से उनकी ये इतनी अच्छी बात लगी कि वो सीनियर को भी किसी को रख लेते हैं साथ, लेकिन सारा नया टैलेंट लेके आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है उनकी, तो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इतने सारे लोगों के साथ पाकिस्तान में काम किया है, काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जी, लेकिन जो चीज जुल्फी भाई के अंदर मुझे नजर आई, वो मुझे किसी में नजर नहीं आई। यार आपको पता है, पूरे दुनिया में हमारे नेबरहुड कंट्रीज में आप देखें किस तरह हमारे म्यूजिक, वो लोग भी इसी म्यूजिक वाला स्टूडियो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें दे दो ये सारा स्टूडियो ना, पाकिस्तान नंबर 1 है, नंबर 1। मेरे ख्याल से जुल्फी भाई की बहुत मेहनत है। मैं आपको बताऊं, रिकॉर्डिंग पर मतलब छोटी से छोटी चीज भी ना, वो बार बार वो क्या कहते हैं, टेक हो रहा था उसका। हाँ, वो कहते हैं इस लाइन को दोबारा आप ही करी होगी टेक, ज्यादा हाँ, इस लाइन को दोबारा करनी है, मतलब जाने नहीं दिया ऐसे। नहीं, बहुत मेहनत। जुल्फी भाई बहुत अच्छे, लेकिन गाने के मामला में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो एक लाइन सही आनी चाहिए, लेके चलते हैं। अच्छा, मैं जब सेट पे बैठी थी ना, तो मुझे एक्सप्रेशंस नहीं देने आ रहे थे। अच्छा, गाने की लाइन थी, सुरमा लाके बैठी, गजरा पाके बैठी। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, ये गाना है हम फीमेल्स के लिए। हाँ, ये क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को वो चीज दी है, क्या वो बर्दाश्त करती है। क्या वो गाना हिट है आप लोगों का वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में वो गाना। और जब आप खुशी तब होती है जब, जाहिर है हम कहते इसको इग्नोर भी नहीं इस चीज को कर सकते। एक हैप्पी सॉन्ग है कि हमारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारी पूरी दुनिया के नेबरहुड कंट्रीज के, उन्होंने तक अपनी रील्स में वो गाना डाला है। ये मोहब्बत है आप लोगों की और कुछ नहीं, बस इस गाने का मकसद आपको पता है क्या है? क्या?
इस गाने का मकसद खुशी का पैगाम है। हाँ। कि मैं सुरमा ला के बैठी, गजरा पा के बैठी, यानी कि मैंने सुरमा लगाया हुआ है, मैंने गजरा पहने हुए और मैंने अपने पुराने दुखड़े जो है उसको मगरो ला दिया। सारी नेगेटिव बातों को आप भूल जाएं। आप मगरो ला दिया। जुल्फी भाई ने कहा अब आप भूल जाएं आपको कौन। अच्छा फिर एक्सप्रेशन कैसे आए? अच्छा एक्सप्रेशंस में दे नहीं पा रही थी मैं, सुरमा ला के बैठी गजरा पा, जुल्फी भाई समन एक्सप्रेशंस मुझे बिल्कुल समझ गई। हाँ। सारी आवाजें आ रही। जैसे मुझे भी यहाँ पे दो बात कुछ सुनने को मिलता है। आपको पता है एक शर्म सी भी आती है, अच्छा भी नहीं लगता वो चीज। That was your, आप लोगों का पहला वो था वीडियो था? बिल्कुल ऐसा वीडियो पहला था और ये तो ड्रीम था कोक स्टूडियो। हाय हाय वाकई बहुत मजा आया। मैं एक्सप्रेशन जर्नी यादगार है। मुझे पता ही नहीं है क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं उन्होंने। वो काजल लगाया, चुटिया डाली उन्होंने। मैं पता है 2 मिनट के लिए मुझे रजिस्टर करने में टाइम लगा कि इतनी डिफरेंट लुक्स थी आप लोगों की। बहुत ज्यादा डिफरेंस लुक थी, बहुत ज्यादा। मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी लग रही हूँ उसमें। बहुत डिफरेंट थी वो तो खैर टीवी में हम हाँ, सभी हाँ, तो बड़े अगर लगे। दूर से देखे तो पहचान लेकिन तुमने सही वेट मेंटेन किया हुआ है कि लगे ना कि मैं एवी लीन सी हूँ। समन मुझे बहुत ज्यादा समन भी कोई इतनी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो बस हम थोड़ा लोग सा बेबी के बाद हो मैं जाता है। गाने की बात कर 2.5 रही साल की बेबी है तो माशाल्लाह, उसके बाद फिर थोड़ा सा हुआ। समन ये भी एक शौक है मेरे लिए। मुझे लगा आप अनमैरिड हो। अल्लाह काश सामना ऐसा हो। सारी मैरिड लड़कियों का यही दुख है। अच्छा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे फिर एक कलाम, क्योंकि सबसे हिट्स गाना जो आजकल हर शादी पे हम सुन रहे हैं ये दोनों बहनों ने गाया है और वो सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं साबरी सिस्टर्स, हमारे पास हैं सनोबर और हमारे साथ हैं ज़ैनब फातिमा, जो कि एक हमने आज बड़ी मज़े की डिस्कशन की कि टैलेंट जो होता है वो आपने खुद डिस्कवर करना होता है और मेहनत करनी होती है और अपने गोल्स को आपने अचीव करना है। अगर आपका प्लान जो आपने बनाया गोल्स के लिए वो नहीं सही है तो उसकी स्ट्रैटेजी को चेंज करके देखें। हमें यहाँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने हमारी बड़ी मज़े की तोते की, अभी आपने वैसे तोता बन के ना एक रिकॉर्ड कराना है हमारे शो के लिए भी, रोशन सवेरा के लिए जरूर छोटा सा क्लिप, ठीक है? वो मज़ा आएगा। अच्छा जी, आप एक स्टोरी सुना रही थी कि एक्सप्रेशंस चाहिए और आप इतना, अभी एक बड़ी अच्छी बात है आपने मुझे एक और बात की कि मैं जुल्फी भाई का काम कुछ भी गाते हुए डरती बहुत हूँ। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जब मैं जुल्फी भाई से हम लोग मिलने गए तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उनकी नोटिस की कि वो जुल्फी भाई अपनी एक अलग दुनिया है। मैं समझती हूँ कि वो जिस तरीके से काम को लेके चलते हैं, वो जिस तरह से म्यूज़िक को लेके चलते हैं और क्या उनके दिमाग में आता है, किस तरह वो प्लान करते हैं, मैंने ऐसा इंसान पाकिस्तान में पहली गॉड गिफ्टेड तो जबकि सो टैलेंटेड और इतने ही ज़्यादा वो, मैं आपको क्या बताऊं, जितने अल्लाह ताला ने उनको जितना दिया है उतनी ही उनके अंदर आजिज़ी है। अच्छा एक्सप्रेशंस कैसे निकाले? अब तो बड़े एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं। अब तो यूज्ड टू हो गई। अब यूज्ड टू हो गई हो। तो आपके थे एक्सप्रेशंस? हाँ जी। नहीं, पहला मेरे साथ ये हुआ था कि माइक था, मैं ना मतलब इतना डरी भी थी क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं से स्ट्रक हो गई थी। जुल्फी भाई कहते अनंता स्ट्रक क्यों हो गई हो? हाँ। गाओ बेटा गाओ, तो मतलब मैं ऐसा डर गई थी। अच्छा मैं साउंड के साथ साथ ना म्यूजिक के साथ साथ परफॉर्म कर रही थी, तो अचानक से क्या हुआ कि पीछे से म्यूजिक पीछे से बंद हो गया और मैं एकदम मैंने कहा ये क्या हुआ। तो मैं जैसे बंद हो रहा तो उसके साथ साथ मैं भी स्ट्रक हो गई। तो जुल्फी भाई ऊपर आके कहते जैसे कवाली गाती हूँ ना ऐसे गाओ, हाथ खोल के बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, इसको भी ऐसे एंजॉय करो। अच्छा ये होता है आप लोगों के साथ भी कि कभी आप फ्रीज हो जाओ कोई चीज करते हुए? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक लफ्ज पे अटक गए, हाँ, और उसके बाद उससे निकलना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया, ये तो इतना इजी सा लफ्ज है, ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। हाँ। इतनी टेक्स हो रही है, इतनी टेक्स हो रही है। बिल्कुल ऐसा होता है। कभी सीन पूरा रेडी है, स्क्रिप्ट आपको पूरा याद है, बड़ा आसान स्क्रिप्ट है, जैसे ही आप रोल पर आते हो आप ब्लैंक हो जाते हो। हुआ है मेरे साथ ये। हाँ ये होता है, बहुत दफ़ा होता है। मैं एक दफ़ा एक शो की होस्टिंग कर रही थी, एमसीज जो होते हैं कॉर्पोरेट इवेंट की। अच्छा मैं इतनी कॉन्फिडेंट अपने आप को समझती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। पता नहीं कि, और आपदा परवीन जी वहाँ पे मौजूद थी। एक तो पहले मैं उनको देख के मेरे हाथ पांव फूलने लग गए क्योंकि मैं उनको पहली दफ़ा मिल रही थी, तो मेरे लिए तो एक स्टार स्ट्रक होने वाला बिल्कुल एक
मोमेंट था। तो हम मोहाटा पैलेस में थे और पीछे बैठे हुए थे और बहुत गर्मी थी। अब उन्होंने हमें ऐसी जगह बिठाया हुआ था कि शो शुरू होने में ज़रा टाइम था और हम लोग वहाँ बैठे थे। तो मैं काफ़ी देर से मुझे सिर्फ 5 लाइनें उस शो में बोलनी थी, बाकी सारा शो आपदा परवीन जी ने संभालना था और अवार्ड्स थी, उस कॉर्पोरेट इवेंट था। आपदा जी में सब बातें करी, मैं बस उनके घुटनों में बैठी हुई बातें कर रही, मुझे प्यार करी। मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो मेरे एक ड्रामे के बारे में मुझे बता रही थी कि बेटे तुम ऐसे काम कर रही थी ना, मैंने देखा था। अब मैं और ज़्यादा वो हो गई रोने वाली कि यार ये मुझे कह रही हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। उनकी बेटी जो है वो उन्हें मुझसे नंबर भी लिया, हम बातें करते रहे। अब मैं गई स्टेज पे, मैंने शो जैसे ही वो ऐसा था कि जैसे शो पे जाना था और लाइट्स पहले बंद थी और मैंने आना था स्पॉटलाइट के बाद पूरी लाइट्स खुलनी थी। अब मैं जैसे ही बात करने लगी मैं ऐसे फ्रीज हो गई और मैं बिल्कुल, मुझे हेड स्पिन हुआ और क्योंकि वो इतनी जोर से मेरी आंखों में लाइट्स गई, मोहाटा पैलेस में एकदम लाइट्स ऑन हुई और मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर जान ही नहीं है और मैं होता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, मुझे आके ना जो लड़की थी उसने हिलाया और उसने मुझे जल्दी से लेके नीचे चली गई। उसके बाद मैंने पूरा शो कंडक्ट किया, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट था ना, उसके बाद से मैं एम्बैरेस भी हुई, लेकिन फिर खैर लोगों ने मुझे वो किया, जो उनकी टीम थी। खैर उनमें से एक ने कहा पता नहीं कुछ हो सकता है कुछ नशा वशा करके आई हैं तो वो भूल गई हैं कुछ करना। तो ये फ्रीजिंग मोमेंट्स जो होते हैं ना, इंसान के ह्यूमन एरर होता है, तो लोगों को स्पेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल सबके साथ होता है, इससे कमबैक कर लेना वो बड़ी चीज कंपलसरी और आपको उसके लिए सपोर्ट चाहिए। तो मुझे याद है कि आपदा जी नीचे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी, उन्होंने मुझे गले लगाया, प्यार किया, पानी पिलवाया, कहा इसके लिए पानी लेके आओ बेटा, ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, आई एम श्योर कभी नहीं हुआ होगा उनके साथ, लेकिन उनसे मुझे सपोर्ट देने के लिए कि नहीं बेटे कभी कभी हम भी कर जाते हैं, हम भी गाना माइक खुलता है तो नहीं गा पाते। तो ये बड़ी बात होती है कि आपका सामने वाला आपको संभाल ले, जबकि उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं और सीनियर ऐसे और वो आपको ऐसे कहे तो बहुत हौसला मिलता है। मैंने हम्बल खातून दुनिया नहीं में और देखी डाउन टू देखी होगी भाई, सच है ये बात। उसके बाद मुझे 2 दफ़ा एयरपोर्ट पे मिली, उसी तरह मिलती हैं हमेशा, और हमेशा मेरी बात को याद करके हंसती हैं, और उनकी बेटी साथ साथ होती तो वो कहती हैं हाँ अब आपका वो ड्रामा आ रहा है ना। मैं कहती हूँ हाँ मुझे तंग, ऐसे तो नहीं सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं कि नहीं हम ड्रामा देखते हैं। ऑब्वियसली वो उनके फेवरेट एक्टर्स भी होंगे उनमें दूसरे, तो मुझे भी बताती हैं बहुत अच्छा किया था, क्या खातून है वो। ऐसे सीनियर्स के साथ काम करने में मज़ा आया? हाँ, मेरा इत्तेफाक हुआ है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कवि साहब के साथ काम किया। हो। उनकी बेटी बनी थी मैं। क्या बात है, बड़ी लकी हैं आप। मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लम्हा था। हाँ। और मतलब आर्टिस्ट तो वो है ही, मतलब उनका कोई इंसान ही नहीं है, लेजेंड है, लेकिन इसके अलावा एक इंसान अच्छे बहुत थे वो, बिल्कुल इतनी खूबसूरत, इतनी मोहब्बत। मतलब मैं डर रही थी, हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे और जब वो आए इंटर हुए तो मुझे ऐसा हुआ कि जस्ट लाइक उनको सोच के कि ये वाकई सामने है मेरे। बिल्कुल सही कह रही और वो जब आकर बैठ गए तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट से बोला कि इनसे बोलें कि क्या मैं इनके साथ पिक्चर ले सकती हूँ। अल्लाह स्वीट। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं कहेंगे तुम बोलो। तो उन्होंने खैर उनसे कहा तो उन्होंने बोला हाँ बेटा आप आइए, आइए इधर आके बैठे। इतनी मोहब्बत से उनके साथ वो जो मैंने लम्हे गुजारे और जो सीन किए वो मेरे लिए मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत है। हाँ, मैं आपका कभी ऐसा वाकया कोई हुआ किसी के साथ काम करने का और कोई बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं? हाँ माशाल्लाह काफ़ी सारे सीनियर्स के साथ मैंने काम किया और मैं ये कहना चाहूँगी और उन सबको अप्रिशिएट करूँगी कि वो न्यू टैलेंट को बहुत ज़्यादा जो है बकअप करते हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मीडिया फील्ड में आपको लेग पुलिंग मिलेगी, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जो सीनियर से मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो हमारे एल्डरली लोग हैं वो बहुत हेल्प आउट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे करो, मुझे मतलब बाज़ाब्ता आफ्टर सीन देखो अगर ऐसे एक्सप्रेशंस दोगी ना तुम्हारा ज़्यादा अच्छा कैमरा फेसिंग आएगी। तुम इस तरीके से करोगी ना ज़्यादा हाईलाइट, मतलब वो काउंसलिंग करते हैं। कवि साहब का मैंने भी, मुझे एजाज़ हासिल है, बहुत ऑनर्ड हूँ मैं कि मैंने उनका बहुत सालों पहले जब मैं सब चैनल पे शुरू किया था मॉर्निंग शो करने 13 साल पहले, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैं तो पहले तो मुझे टेंशन ही रही कि मैं कैसे बात करूँगी, और इतना वो आपको कंफर्ट देते हैं, बेटे जो पूछना है पूछो, कोई बात नहीं, गलती भी होगी तो क्या हुआ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझसे ना डरो। और इतना स्मूथ इंटरव्यू किया उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग ने अपने किसी लेजेंड के सामने गाया है जो आपके फेवरेट हो? आपदा जी से कभी मुलाकात हुई? नहीं हुई? अब इंशाल्लाह है।
अब होगी, वो खुद ही मिल लेंगी आपसे। उन्हीं के सामने सबसे बड़ा ख्वाब ही यही है कि अब उनके सामने गाना है। हाँ। यही ड्रीम। आपदा जी के अलावा किसी से मुलाकात? हाँ जी, मेरी जो जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ वो थी सनम जी, सनम मारवी जी। क्या और वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी और काफ़ी सारे लोग मुझे उनसे मिलाते भी थे और मेरी वॉइस भी मिलाते थे। तो मेरा ड्रीम था कि मैं कब मिलूंगी इनसे। एक कोक स्टूडियो था, एक सनम, वो भी नहायत अच्छी, नहायत अच्छी, बहुत अच्छी इंसान है। आप यकीन करें आमना जी, मेरी बात उनसे तब मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरी इनसे मुलाकात होगी। मेरी बेटी हुई, उसके बाद उनसे मेरी फोन पे बात हुई। क्या बात? तो वो मुझे गाइड कर रही है कि आप तुमने ये नहीं खाना, तुमने ये खाना। देखिए कितनी अच्छी बात है। एनीवेज आज बहुत मज़ा आया, जुम्मा हमने बड़ा अच्छा सा सेलिब्रेट किया। आज हमारे बड़े मज़े की फ्री वीकेंड वाइब्स थी और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अब मंडे को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। और अब आपका सुरमा ला के बैठी, मेरा फेवरेट गाना है ये बहुत ज्यादा। चलें जी। सुरमा ला के बैठी, गजरा पा के बैठी, दुखड़े पहले आले मगरों ला के बैठी, ओ सुरमा